नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने मेरठ की एक और घटना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। बात 20 मई 2018 की है। ट्रांसपोर्ट नगर के एक इलाके से एक महिला उषा देवी पाराशर थाने पर आईं और उन्होंने बताया कि उनका बेटा मुकेश पाराशर, जो सिगरेट का सेल्समैन था, वो सामान्य रूप से रात में घर आ जाता था, लेकिन वो रात भर घर नहीं आया। थाने से संबंधित क्षेत्र के सिपाहियों को कहा गया, जिसको मोटरसाइकिल मोबाइल कहते हैं और जिसको चीता मोबाइल के नाम से भी जाना जाता है, कि जरा वहाँ जाके देखो क्या बात है, ये महिला आई हुई हैं। उन लोगों ने वहाँ जाकर बताया कि शराब पीने का आदी था, कहीं शराब पीकर पड़ा होगा, इनसे कहिए शाम तक और वेट कर लें, अगर नहीं आता है तो इनकी गुमशुदगी या मुकदमा लिख दिया जाएगा। ये बात उषा देवी पाराशर को बताई गई और उनसे कहा गया कि आप शाम तक और वेट कर लीजिए, हो सकता है वो कहीं शराब के नशे में पड़ा हो, और जब आ जाएगा तो फिर कोई बात नहीं, नहीं आता है तो हम मुकदमा लिख देंगे। उषा देवी ने भी ये बात बताई कि हाँ, वो शराब शाम को पी लेता है। शाम तक भी नहीं आया। फिर उषा देवी थाने पर गई कि साहब नहीं आया, उनकी गुमशुदगी लिख ली गई। वायरलेस पर हुलिया प्रसारित कर दिया गया, जो किसी भी गुमशुदगी लिखने के समय होता है। और एक नया जो सिस्टम चला था व्हाट्सएप का, ये एसओपी में डाल दिया गया कि जब भी कोई गुमशुदगी लिखी जाएगी या अज्ञात शव के बारे में बताया जाएगा तो उसकी फ़ोटो को पुलिस के सभी ग्रुप में प्रसारित कर दिया जाए, जिला पुलिस के, ताकि वो डाउन द लाइन कांस्टेबल्स, बीट कांस्टेबल्स तक पहुंच जाए। हो सकता है कोई जानकारी किसी कांस्टेबल के पास आए तो उसमें आगे प्रोसीड किया जा सके। वो रात भर नहीं आया। अगले दिन सुबह 8 बजे खरखौदा थाने के नरहेड़ा गांव के एक ट्यूबवेल पर एक अज्ञात व्यक्ति की लाश पड़ी हुई मिली। खरखौदा थाने से कंट्रोल रूम को ये नोट कराया गया कि इस तरह से एक बॉडी, जो इस कलर का पैंट, इस कलर का शर्ट, रंग फलाना, लंबाई अनुमानित 5 फीट इतने इंच, और इसकी एक बॉडी यहाँ पर पड़ी है, गले में खरोंच के या रस्सी के निशान हैं। जब कंट्रोल रूम से इस तरह की सूचना थाने से कंट्रोल रूम में नोट कराई गई और ये कहा गया कि सभी थानों को नोट करा दें, कहीं से कोई गुमशुदगी लिखी हो तो वो सूचित करें। कंट्रोल रूम से सभी थानों को एक एक करके पुकारा जाता है और उनसे पूछा जाता है कि उन्होंने ये सूचना नोट की कि नहीं की। खरखौदा थाने से जब ये सूचना नोट करा दी गई तो टीपी नगर ने भी ये सूचना नोट की और वही मुंशी थाने पर ऑफिस में बैठा था जहाँ पर वायरलेस लगा होता है, जिसने शाम को गुमशुदगी लिखी थी। उसने बिना देर किए हुए मुकेश की माँ को फ़ोन किया, क्योंकि वो कई चक्कर थाने पर आ चुकी थी, कि जाके देखो, खरखौदा थाने पे संपर्क करो, वहाँ के किसी गांव में एक अज्ञात लाश मिली है। हुलिया जो वायरलेस पर बताया गया है वो काफ़ी कुछ तुम्हारे लड़के से मिलता जुलता है। उषा मोहल्ले के 2-3 लोगों को लेकर खरखौदा पहुंची। थाने से उनको गांव का पता बताया गया। ये सारे लोग वहां गांव पर पहुंचे। गांव में जैसे ही ट्यूबवेल के उस कमरे के पास पहुंचे, लाश रखी हुई थी। लाश को देखते ही उषा पहचान गई, दहाड़े मार मार कर रोने लगी। थोड़ी देर में बेहोश होकर गिर पड़ी। साथ की महिलाओं ने सहारा देकर उठाया और फिर खरखौदा थाने पर जाकर बताया गया कि ये जो कल लापता हुआ था लड़का मुकेश पाराशर, ये उसी की लाश है। खरखौदा ने टीपी नगर को बताया कि उसकी मां ने पहचान लिया है, आपके यहाँ जो गुमशुदगी लिखी गई थी ये वही व्यक्ति है। खैर, वहाँ पर रोना पीटना मच गया। पुलिस खरखौदा से आई। थोड़ी देर तक बॉडी को, अज्ञात बॉडी को इसलिए रख दिया जाता है कि लोग, आसपास की अगर बॉडी हो तो लोग आए जाएं, देख कर पहचान लें। दूर के लोग भी आते हैं, देख लेते हैं, कहीं दूर के गांव का भी कोई होता है तो
बता देते हैं, और ये 50 से 60% केसेस में इस तरह से पहचान हो जाती है। जहां एक्यूट लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन उत्पन्न होने की आशंका होती है, वहीं पर डेड बॉडी को तुरंत मौके से हटा दिया जाता है। बॉडी वहां सील हुई, मॉर्चरी भेजी गई, पोस्टमार्टम हुआ। रात में पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई और उसमें कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू स्ट्रैंगुलेशन आया, यानी गला कसकर, गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और ये तय पाया गया कि ये हत्या है, थाने पर क्राइम नंबर 409/18 पर 364, 302 IPC का मुकदमा लिख लिया गया। SP सिटी नए नए आए थे कुंवर रणविजय सिंह, मौके पर पहुंचे। वहाँ से थाने पर आकर सभी लोगों को बुलाया गया और यह कहा गया कि फ़ौरन इसमें टीमें बनाकर और इसका पता किया जाए कि कैसे इसकी हत्या हुई है। टीमें बनाई गई। CO ब्रह्मपुरी अखिलेश भदौरिया, प्रभारी सर्विलांस और SO ब्रह्मपुरी इस समय सतीश राय था। इन टीमों को बताकर इनका काम अलग अलग कर दिया। सर्विलांस वालों को कहा गया मौके पर जाकर डंप डाटा इकट्ठा करें, टावर डाटा जिसे कहते हैं, कि एक पर्टिकुलर समय में कुल कितनी कॉल आई वहाँ पर और कितनी गई, किन किन टेलीफोन से गई, वो इकट्ठा डाटा हो जाएगा। फिर उसमें तमाम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस के जवाब में जो हम ढूंढना चाहते हैं वो कभी कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। सर्विलांस वालों ने टावर ID पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ नंबर मिले जिनका मूवमेंट वहाँ ट्यूबवेल के पास, खरखौंदा और शहर की तरफ यानी TP नगर की तरफ एक ही लाइन में मिला और साथ साथ मिला। एक हफ्ते तक कुछ पता नहीं लगा। एक तो मैं आपको बता दूं कि टावर डाटा या डंप डाटा जब लिया जाता है तो सभी मोबाइल के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, उस समय कोई 11 सर्विस प्रोवाइडर थे, सभी को अलग अलग मेल की जाती है और वो अलग अलग फॉर्मेट में भेजते हैं। कोई 24 घंटे में भेजता है, कोई 48 घंटे में, कोई 72 घंटे में। और जब वो आ जाता है तो उनको एक फॉर्मेट में किया जाता है और एक फॉर्मेट में करने के बाद फिर अपनी क्वेरीज उसमें पूछी जाती हैं और क्वेरीज का रिप्लाई अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग टाइम से मिलता है। मुखबिरों के तंत्र से भी कुछ नहीं मिला, मौके पर भी कुछ नहीं मिला, माँ से कुछ नहीं मिला, इसलिए एक हफ्ते तक कोई जरा सा भी कोई प्रगति नहीं हुई थी। जब ये 3 नंबर बताए सर्विलांस वालों ने कि साहब ये कुछ संदिग्ध से लग रहे हैं, एक साथ वहाँ भी मिले थे, एक साथ यहाँ भी मिले थे, एक साथ मौके पर भी मिले थे, तो ये हुआ अब इनको लगवा लीजिए, यानी इसको पैरेलल लिसनिंग पे लगवा लीजिए कि ये लोग क्या कह रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस दिशा में बात कर रहे हैं। और हमने ये नंबर ढूंढा है, ज़रूरी नहीं है कि ये नंबर सही हों। कभी कभी व्यापारी एक साथ एक जगह से और एक तरफ के लिए निकलते हैं, कभी दोस्त एक साथ निकलते हैं, फिर बाद में उनकी लोकेशन कहीं और मिल जाती है, लेकिन लिसनिंग पे लगाने पर ये तय हो जाता है कि ये किस तरह के लोग हैं। हालांकि बहुत ताज्जुब की बात थी, बैठ के सब लोगों ने डिस्कस भी किया कि इस बार इस मर्डर में ना तो कोई अखबार में इसका फॉलोअप निकला, न इसके बारे में कोई बात कही गई कि पुलिस हाथ में हाथ रखे बैठी हुई है, 24 घंटा हो गया पुलिस खाली हाथ है, पुलिस के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। इस तरह की खबरें हेडलाइन से छपा करती हैं जब पुलिस पर दबाव बनाना हो। तो ना अखबार में निकला, न TV पर कोई खबर आई, ना किसी पार्टी का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रतिनिधिमंडल SP DM या अन्य अधिकारियों के यहाँ गया कि साहब इस मर्डर का खुलासा क्यों नहीं हुआ, ना ही कोई पारिवारिक दबाव आया। एक आदमी की जान गई लेकिन किसी पे बहुत ज़्यादा बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ा स्ट्रेंज तो लगा कि ऐसा नहीं होता है सामान्य रूप से, खासकर मेरठ में बिल्कुल नहीं होता, लेकिन पूछने पर यह पता लगा कि ज़्यादातर लोगों ने इसे ये कह के खारिज कर दिया कि शराबी था, किसी से झगड़ा हुआ होगा, नशे में मारा गया। बात ख़त्म हो गई। नंबर लिसनिंग पे लगवा लिए गए, नंबर चलना शुरू भी हो गए। अच्छा, वो जो ये नंबर 3-4 सुने जा रहे थे, इनमें से वो इतनी सावधानी से बात कर रहे थे कि 3-4 दिनों तक किसी ने किसी का नाम नहीं लिया, किसी जगह का नाम नहीं लिया, कहीं आने जाने की बात नहीं की, छोटी छोटी बातें उसमें की गई।
और जब इसको रिव्यू किया एसपी सिटी ने तो कहा कि साहब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक तो नाम नहीं ले रहे हैं। लग तो ये रहा है कि सही नंबर है, क्योंकि इतनी सफाई से, इतनी चालाकी से, इतनी सतर्कता से कोई क्रिमिनल ही बात करेगा, या कोई ऐसी बात इस मोबाइल नंबर में है जिसको वो छिपाना चाहते हैं। तो या तो ये सही सही लगा हुआ है क्रिमिनल्स के लिए, या फिर पकड़ में आ जाएं तो कोई और बात ही होगी, वो पता लगेगी। एक दिन उसमें से एक के जो कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई गई, उसके मुंह से निकला कि उससे कोई बात मत किया करो फ़ोन पर, वो औरत है, अगर कुछ भी मुंह से निकल गया तो भारी पड़ेगा। सीडीआर निकाली गई। सीडीआर में मृतक की मां का नंबर भी बहुत बार आया, दिन में 3-3 4-4 बार। जब ये बात हुई कि उससे बात मत किया करो, तो फिर खंगाले गए उन दोनों नंबर जिनसे आपस में बातचीत हुई थी, उनको खंगाला गया। तो उनमें से एक का पर मृतक के मां के बहुत बार फ़ोन आए थे। और जब ये चीज़ मिली तो ये पता लग गया कि इन 4-5 में से कम ये 2 नंबर हैं जो हमारे काम के हैं, यानी हम सही डायरेक्शन में नंबर लगाकर सर्विलांस की मदद से आगे बढ़ रहे हैं। नंबर्स को क्लोजली परसू किया जाने लगा। नाम नहीं पता लगा था। दोनों जो उसका कैफ होता है, कस्टमर एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, तो वो उसमें भी कोई फर्जी नाम पता दिया हुआ था, वहाँ का नाम पता ये नहीं था जहाँ जिस इलाके में ये मोबाइल घूम रहा था। इसको जब क्लोजली परसू किया गया तो पहले ये कहा गया कि जो मोबाइल नंबर के होल्डर्स हैं, यानी जिनके पास है, पहले तो वो मिलें। एक बार वो मिल जाएंगे तो फिर उनका नाम पता भी मिल जाएगा, फिर ये भी बताएंगे कि क्यों बात होती थी, कैसे बात होती थी। टीमों ने उन लोकेशन के आधार पे, उनके चलने फिरने के आधार पे उसको परसू करना शुरू किया। तो विंटेज गार्डन मेवला पुल के पास 2 लोग गिरफ्तार किए गए। पहले उनका मोबाइल निकाला गया, वही मोबाइल था जिसके नंबर सर्विलांस पे लगाए गए थे। उन दोनों का नाम पता लगा। एक का नाम नौशाद सन ऑफ सुबराती, दूसरे का नाम बिलाल सन ऑफ महबूब था। ये दोनों ही लेंटर वाली गली, उमर गार्डन, लिसाड़ी गेट, मेरठ के रहने वाले थे। इनको ब्रह्मपुरी थाने पर लाया गया। एसपी सिटी भी कुंवर रणविजय सिंह पहुँचे, सीओ ब्रह्मपुरी अखिलेश भदौरिया भी पहुँचे, और इन लोगों ने बातचीत शुरू की। तो दोनों ने साफ साफ मना कर दिया कि हमसे साहब कोई मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं जानते, हम किसी को नहीं जानते, हम तो उधर गए ही नहीं कभी, आज कई साल हो गया खरखौंदा की तरफ। इस तरह की बातें, कोई भी क्रिमिनल अगर पकड़ा जाता है तो ऐसी ही बातें करता है। फिर वहाँ पूछा गया कि तुम्हारे फ़ोन पर ये उषा का नंबर बहुत बार आया है, उससे क्यों बात होती है? उसने कहा साहब अरे 2 साल पहले ये जो जिसका आप नाम ले रहे हैं कि इसका मर्डर हो गया है, मनोज, मुकेश की माँ उषा ने अपना मकान बनवाया था। उस समय मेरे पास स्कूटर ठेला गाड़ी थी जिससे मैं रोड़ी और सीमेंट उस घर पे पहुंचाया करता था। बात कुछ समझ में भी आई और ऐसा लगा कि बात यहीं पर अटक गई और हम गलत आदमी ले आए। थोड़ी देर में एसपी सिटी और सीओ वहाँ से चले गए। ये हिदायत कर गए कि सीडीआर की फिर से अच्छी तरह जांच कर लें। सीडीआर से निकलने वाली जो आपकी क्वेरीज़ हैं उनको इनसे क्रॉस चेक करें, तभी बात को आगे बढ़ाया जा सकेगा। उनके जाते ही पूरी टीम ने अपना माथा पीटना शुरू किया कि इतनी मुश्किल से 8-10 दिनों से परसू करते करते, और ये लग रहा था कि बिल्कुल सही है, ये ऐसे मिल गए और इसने ये बता दिया, बात ख़त्म हो गई। खैर इसको पीछे वाली बैरक के फर्स्ट फ्लोर पे ले गए, जो खाली रूम होता है जहाँ पर पूछताछ की जाती है। वहाँ पर सर्विलांस के सिपाही थे, सब इंस्पेक्टर से, उन्होंने धीरे धीरे इसको गर्म करना शुरू किया। और गर्म करते करते जब बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू हुई तो बहुत जल्दी ही टूट गया। और इस तरह के क्रिमिनल जल्दी टूट जाते हैं। टूटा लेकिन नौशाद ही, बिलाल फिर भी नहीं टूटा। नौशाद ने कहा कि साहब मत आगे कुछ कोई कार्यक्रम करिए, आगे कोई पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, मैं सब बातें बताता हूँ। नौशाद ने बताया कि जब मेरे पास स्कूटर ठेला गाड़ी थी और उषा अपना मकान बनवा रही थी, तब मैं वहाँ पर
रोड़ी सीमेंट लेकर आते जाते। चूँकि मुकेश के पिताजी का देहांत हो गया था, वो घर पे ज़्यादातर अकेली रहती थी, मुकेश बाहर चला जाता था। मेरे उनके अच्छे संबंध हो गए और फिर हम लोग एक दिन जैन नगर पार्क में मिले, समय देकर मिले कि वहीं शाम को आना। मैं भी गया और वो भी गया और हम लोग वहाँ पर 3 घंटे बैठे। हम लोगों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। जब मुकेश काम पे चला जाता था और मुकेश की बहन स्कूल पढ़ने चली जाती थी तो हम लोग घर पे मिलने लगे। इसी बीच में उषा को ये शक हुआ कि नौशाद की नीयत उसकी बेटी पर भी ख़राब हो रही है। उसने मना किया कि अब हम लोग घर पे नहीं मिलेंगे, हम लोग बाहर मिलेंगे। और फिर ये लोग बाहर हर दूसरे तीसरे दिन कोई जगह निश्चित कर लेते थे और बाहर मिलने लगे। इसी बीच में एक घटना हुई। मुकेश एक दिन शराब पीकर घर आया और घर आते ही किसी बात को लेकर उसने अपनी माँ और बहन दोनों को मारना पीटना शुरू किया। जब काफ़ी हल्ला हंगामा हो गया, इसी बीच उषा ने नौशाद को फ़ोन किया और ये कहा कि मुकेश आकर बहुत मारपीट कर रहा है, जल्दी आ जाओ नहीं किसी को मार डालेगा। नौशाद भी वहाँ तेज़ी से भागता हुआ वहाँ पहुँच गया। उन लोगों के बीच में बीच बचाव किया, मामले को शांत किया। रात बहुत हो गई थी और नौशाद का ये कहना था पूछताछ में कि उषा ने कहा कि अब इतनी रात में कहाँ जाओगे, यहीं रुक जाओ। मुकेश चूँकि शराब के नशे में था, वो अपने कमरे में जाके सो गया और मुकेश वहीं पर रुक गया। सवेरे मुकेश थोड़ा जल्दी उठ गया और उसने उठ के जैसे ही वो उठा, उसने अपनी माँ को नौशाद के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। देखते ही उसने हंगामा खड़ा कर दिया, शोर मचाने लगा, चिल्लाने लगा, माँ को मारने लगा। नौशाद चुपचाप वहाँ से उठा और अपने घर की तरफ भाग गया। उसके बाद रोज़ मुकेश शराब पी कर आता था और नौशाद के संबंधों को लेकर अपनी माँ से बहुत ही दुर्व्यवहार करता था। बहन जब बीच बचाव करती थी, उसकी पिटाई भी बहुत करता था। 4-5 दिन हो जाने के बाद एक दिन मुकेश की अनुपस्थिति में नौशाद को उषा ने बुलवाया और ये कहा कि मुझे लगता है कि अब हम लोगों का मिलना बंद हो जाएगा। ये रोज़ रोज़ बहुत ख़राब बातें कह रहा है। इसका तरीका सिर्फ यही है कि अब तुम मुकेश को मार डालो। माँ ने कहा अपने बेटे के लिए, अगर नहीं मार पाओगे तो हमसे मिल नहीं पाओगे। नौशाद ने फ़ौरन हामी भर ली कि बिल्कुल ठीक बात है, इसका मारा जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं अकेले ये काम नहीं कर सकता। मेरे मोहल्ले में एक लड़का बिलाल है जो अभी 15-20 दिन पहले जेल से छूट कर आया है। मैं अभी शाम को जाके उससे बात करता हूँ, अगर वो तैयार हुआ तो हम जल्दी ही इसका काम तमाम कर देंगे। जाते ही उसने बिलाल से बात की। बिलाल छूट के आया था, उसे पैसों की ज़रूरत थी। बिलाल ने कहा तुम हमें पैसा दो, ये काम हम ज़रूर कर देंगे। बात तय हुई 20,000 रुपये पर। अगले दिन सुबह फिर फ़ोन पर बात करने के बाद जब मुकेश घर से चला गया तो नौशाद फिर उषा के पास गया और उसने कहा कि 20,000 पे बात तय हो गई है। उषा ने कहा काम होने के बाद दूंगी, तुरंत बाद दूंगी, लेकिन उससे कहो जल्दी करें। उसी समय बिलाल को फ़ोन करके नौशाद ने इनके घर पे भी बुलवा लिया। उषा की दोनों लोगों से बातचीत हुई। उषा बहुत जल्दी में थी कि बहुत जल्दी ये हमारे बेटे को मार दिया जाए, नहीं बहुत खलल पड़ रहा है हमारी ज़िंदगी में। कई बार उन लोगों ने वहाँ ट्राई किया लेकिन सक्सीड नहीं कर पाए। 20 मई को उषा ने नौशाद और बिलाल को अपने घर पे बुलाया, बहुत जल्दी में बुलाया कि तुरंत आ जाओ, और उनसे बताया कि मुकेश बागपत अड्डे पर शराब पीने गया है, लड़ झगड़ के भी कह के गया है और बागपत अड्डे पर वो शराब पिएगा। ये भी फ़ौरन भागे बागपत अड्डे पर और शराब की दुकान पे वो मिल गया। नौशाद ने मुकेश से कहा कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे जो भी गलती हुई, अब तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी। उसके बाद से मैं तुम्हारे घर भी नहीं गया और आज मैं पिलाऊंगा। मुकेश शराब का आदी था, लती था, वो फ़ौरन राज़ी हो गया। ब्रह्मपुरी चौराहे के पास जो मॉडल शॉप है वहाँ तीनों ने बैठ के छक के शराब पी। शराब पीने के बाद एक अद्धा वहाँ से ख़रीदा भी और वहाँ नौशाद की मोटरसाइकिल से तीनों लोग बैठ के आगे की तरफ गए कुछ खाने के लिए। एक ऐसा कहे कि चलो कहीं बैठ के कुछ खाएंगे।
लेकिन नौशाद और बिलाल दोनों का लक्ष्य बिल्कुल साफ था। वहाँ से वो उसको ले गए उल्दन और सरामा गांव के पास, थोड़ा सा निर्जन है और खेत है। जो शराब अपने साथ ले गए थे वो शराब उन लोगों ने वहाँ पीना शुरू की। थोड़ी देर में मुकेश ज़्यादा शराब पीने के कारण लड़खड़ाने लगा। इशारा किया बिलाल ने और नौशाद ने कि अब इसका यही काम तमाम कर दिया जाए। लेकिन इसी बीच में खेत में कुछ हलचल उनको लगी, शायद पानी लगाया जा रहा था और कुछ लोग उसमें चलते फिरते आवाज़ करते हुए सुनाई पड़े। दोनों कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। मुकेश को ये कह के कि तुमने ज़्यादा पी ली है, चलो तुम्हें हम घर छोड़ दें, फिर मोटरसाइकिल पर बिठा लिया और वहाँ से वो नरहैड़ा गांव पहुँचे। थोड़ा भीतर जाकर वो एक ट्यूबवेल का जो कमरा सा बना होता है वहाँ ले गए, वहीं नीचे उतार दिया। उतार के बिलाल अपने साथ रस्सी ले आया था, उस रस्सी से दोनों ने मिलके गर्दन कस दी मुकेश की। थोड़ी देर में जब वो ऐसा लगा कि उसकी सांस चलनी बंद हो गई है तो उन्होंने हर तरह से चेक कर लिया कि अभी जिंदा है कि मर गया। जब ये इंश्योर कर लिया कि मुकेश मर चुका है, मोटरसाइकिल लेके वहाँ से सीधे उषा के पास आए। उषा से बताया कि तुम्हारा काम हमने कर दिया है, तुम्हें कल तक पता लग जाएगा। उषा ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और 20,000 रुपये तुरंत निकाल कर दे दिए। उसके बाद वो अपने घर चले गए और धीरे धीरे दिन में एक बार आके चक्कर लगा के देख जाते थे कि पुलिस की कोई एक्टिविटी तो नहीं थी। आज आपने ये पूरा इंसिडेंट सुन के देख लिया होगा कि माँ जब ऐसा कर सकती है, जिसने उस बेटे को अपने 9 महीने तक अपने पेट में रखा होगा, पैदा किया होगा, पढ़ाया लिखाया होगा, पाला पोसा होगा और फिर अपनी छोटी सी अपने इच्छा की पूर्ति के लिए कह लें या अपने अपने निजी कारणों से उसने और लग के, ऐसा नहीं कि गुस्से में हत्या कराई, महीनों लगे रहे वो लोग, महीनों बाद उसको मार पाए। वो हर बार यही चढ़ाती रही कि अभी तक नहीं कर पाए, अभी तक नहीं कर पाए, और अपने बेटे को मरवा दिया। आज बस इतना ही, और एक और निवेदन के साथ कि अभी तक तो मैं काफ़ी लंबे समय तक शासकीय कारणों से बहुत व्यस्त रहा, करीब 2 महीने, लेकिन मैं निजी कारणों से 3 दिन के लिए अवकाश पर जा रहा हूँ और सोमवार को यानी 15 तारीख को शाम को मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।